नमस्कार, स्वदेश खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे बड़ी खबरों के साथ। कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत अफसरों से चर्चा होगी। बैठक में NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी मौजूद हैं। बैठक से जुड़ी अपडेट लेने के लिए चलेंगे दिल्ली हमारे संवाददाता कुंदन सिंह के पास। जम्मू कश्मीर में हो रहे लगातार हॉरर किलिंग को लेकर जिस तरीके से बीते 15 दिनों के अंदर 8 बड़ी घटनाओं को कश्मीरी में आतंकवादियों ने अंजाम दिया, उसको लेकर नॉर्थ ब्लॉक में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चली। इस बैठक में न केवल जम्मू कश्मीर के LG बल्कि गृह मंत्री से लेकर तमाम एजेंसीज के हेड मौजूद हैं, CRPF से लेकर BSF, इसके अलावा आर्मी जनरल जो मनोज पांडे हैं, NSA अजीत डोभाल भी मौजूद है। और इस पूरे बैठक में एक तरह से जम्मू कश्मीर में सरकार का क्या रुख होगा और जिस तरीके से लगातार किलिंग के बाद जो माइनॉरिटी के लोग हैं, खासकर हिंदू माइनॉरिटीज के लोग जो अलग अलग सरकारी संस्थाओं में काम करते हैं, उनको चुन चुन के जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा, वो एक तरह से उनकी कोशिश होगी कि लगातार उनकी मांग हो रही है कि उनको जम्मू रीजन में शिफ्ट कर दिया जिस या तो फिर उनको सुरक्षा और सेफ्टी मुहैया करा जाए। लगातार कल कुलगांव की घटना के बाद बहुत सारे एम्प्लॉइज खुद को जम्मू की तरफ मूव किए अपने परिवार अपने सामान को लेकर, और वो कह रहे हैं सरकार से लगातार अपील कर रही है। सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि अगर लगातार मोबिलाइजेशन नहीं रुका, अगर उनको माइग्रेशन की लगातार डिमांड बढ़ती रही तो एक संदेश अच्छा नहीं जाएगा। ये सरकार के तरफ से जो स्ट्रेटेजिक कोशिश की जा रही है कि जो संस्थाएं हाल में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हुए उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए और लोगों में एक तरह से कॉन्फिडेंस दिया जाए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत लगातार उनको सुरक्षा और लगातार उनके बीच में काउंसलिंग करके ये बताया जाए कि सरकार उनके साथ है और आने वाले समय में इस तरह की घटना अगर होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सो कुल मिलाकर ये बैठक के बाद सरकार आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार वहाँ टूरिज्म बढ़ा है, जिस तरीके से लगातार अमरनाथ यात्रा को लेकर उम्मीद है कि देश भर से लाखों लोग जाएंगे, और इसके अलावा डिलिमिटेशंस के बाद होने वाले चुनाव से पहले सरकार की कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, नॉर्मलसी बनाया जाए और लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस बनाया जाए, खासकर माइनॉरिटी के लोगों के बीच में कि वो अगर कश्मीर घाटी में भी रहते हैं तो सुरक्षित है, वो किसी तरह के उन पर कोई हमला नहीं हो, किसी तरह का डर नहीं और किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बैठक बहुत हद तक तय करेगी कि आने वाले कुछ महीनों के लिए केंद्र सरकार और LG प्रशासन के तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन के तरफ से किस तरीके से घटनाओं पर रोक लगाया जाता है और घटनाओं पे रोक के साथ लोगों के बीच एक तरह से कॉन्फिडेंस लौटाने की कोशिश की जा रही है। टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों में गुस्सा है। 12 घंटे के भीतर आतंकियों ने 2 हत्याएं की हैं। आज आतंकियों ने बड़गाम में 2 मजदूरों को गोली मारी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। इससे पहले आतंकियों ने राजस्थान निवासी बैंक अधिकारी की हत्या कर दी थी। टारगेट किलिंग की लगातार बढ़ती घटनाओं के खिलाफ कश्मीरी पंडितों में काफ़ी नाराजगी है। गम, गुस्सा और बेबसी के बीच उन्होंने इस साल खीर भवानी मेले का विरोध करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन भी शुरू हो गया है। सर, हम इधर बैठे थे, अपने कमरे में खाना बन रहा था हमारा। 4 आदमी हम जे जुग्गी में बैठे थे, 3 इधर बैठे थे। तो 2 आदमी आए, इतना देखा भी पैदल चल के आ रहा है हमारे पास कोई। हमने ये नहीं सोचा भी, हमने सोचा भी हमारा आदमी कोई आ रहा होगा काम के लिए, बोलने के लिए। तो हम रमान से बैठे, वो इधर आए पास में, तो इधर जैसे 2 फायर किया तो लड़का सामने बैठा था, उन पे दोनों पे, एक पे लगा दिल पे गोली, एक पे लगा मारा था जहाँ पे, वो तो बच गया था। दूसरे को तो सदर गांव में खड़ा था, उसको वहाँ से जवाब दे दिया, फिर श्रीनगर में बोला भेज दिया है, उधर जाते जाते डेड हो गया वो। और बड़गाम में मारे गए बैंक मैनेजर विजय कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर हनुमानगढ़ लाया गया है, तो सबकी आंखें नम हो गईं। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग जुटे। नम आंखों में आतंकियों के खिलाफ गुस्सा भी दिखा। आतंकियों की कायराना हरकत के खिलाफ जम्मू में सरकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। खुद को निशाना बनाए जाने से कश्मीरी पंडितों के जहन में 90 के दौर की यादें ताज़ा हो गई। अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद लोगों का पलायन शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने कुछ लोगों से बात की। क्या वजह थी कि आप
छोड़ के आके? सर वहाँ पे काम करना इतना मुश्किल नहीं है इंसान के लिए, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग जो वहाँ के लोकल्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, बट आप ये भरोसा नहीं कर सकते हैं कि पीठ पीछे आके आपको कोई भी गोली मार के वहाँ से जा सकता है। आपने इतने अभी हालात देख लिए हैं, पहले तो ऐसा होता था कि सड़कों पे मारा जाता था, आज का टाइम ऐसा हो गया कि ऑफिस के अंदर घुस के मारा जा रहा है। मैं खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ और आप खुद देख रहे हैं कि तहसील के अंदर घुस के राहुल जी को गोली मारी गई है, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने। तो हम वहाँ पे अपनी कैसे एश्योरेंस ले सकते हैं गवर्नमेंट से कि हमें गोली नहीं मारी जाएगी कल को? कितना कंसर्न थे आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए? बहुत ज़्यादा सर, वहाँ पे इतना डर लग रहा था कि पिछले 3-4 दिन से जब हम वहाँ थे तो हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे वहाँ पे, क्योंकि हमारी फैमिली भी डर रही थी कि क्या पता हमें कहीं वहीं पे गोली ना मार दी जाए पीछे से। वहाँ हिंदुओं का सर, जब आप निकल कर आए तो सरकार की तरफ से आपको रोकने की कोशिश हुई, कहीं सुरक्षा बल आपको रोक रहे थे? जी बिल्कुल, वहाँ पे हमें रोका जा रहा था, बोला जा रहा था कि अभी आप यहाँ से ना जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे को एश्योरेंस दे रही थी। लेकिन अब हम किसी की ज़बान पे तो वहाँ रह नहीं सकते हैं। अगर हमारे आगे गोली चलेगी तो हम निहत्थे हाथों से क्या ही अपने आप को बचा पाएंगे वहाँ पे। तो हमारे को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कल भागना पड़ा। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला समेत राजनीति और उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। समिट में 80,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिले हैं। यूपी इन्वेस्टर समिट पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे लखनऊ, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी आमिर। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मौका उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के लिए, जो आबादी के लिहाज से बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, लेकिन औद्योगिक विकास के मामले में बाकी दूसरे सूबों के मुकाबले पीछे दिखाई देता है। पिछले कई दशकों से इस तरह की कोशिश नहीं हुई जिस तरह की कोशिश पिछले 5 साल योगी सरकार के, खासतौर से केंद्र की मोदी सरकार से जिस तरह की मदद मिली है उसके बाद जो हमने देखा है। तो आज जहां 80,000 करोड़ के निवेश मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं, पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो 2018 में हुई थी वहां जरूर यह आंकड़ा 4,60,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन ये भी देखें कि पिछले 2 साल में कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी का जो नुकसान हुआ है उसके बाद ये 80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा भी बेहद बड़ा है। और जहां एक तरफ हम जिंदल्स को देख रहे थे, अदानीज, अंबानीज और बिरला और लुलू ग्रुप के कॉर्पोरेट्स को देख रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स लेकर आए, वहां तमाम छोटे बड़े ऐसे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज हैं 1400 से ज़्यादा तादाद में जो योगदान देंगे निवेश करने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें 800 से ज़्यादा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के हैं, जो जाहिर सी बात है छोटे स्तर पर जो काम करने वाले उद्योगपति हैं, निवेशक हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं और उनका योगदान जिस रूप में प्रदेश की उन्नति में होने वाला है उसको आगे लाने वाले हैं। और ये सभी सेक्टर्स में हैं। आप देखें कि जहां एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री का है। तो कोई भी जो सेक्टर है वो अछूता नहीं रहा है। और जो ज़िले हैं, अभी तक हमने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और गाजियाबाद में ज़्यादातर इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। लेकिन अब तमाम दूसरे क्षेत्रों में सूबे के पूर्वांचल के चंदौली से लेकर शाहजहांपुर, बरेली, फतेहपुर, उसके अलावा आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, ऐसे तमाम ज़िले जो अभी तक पीछे रह गए थे औद्योगिक विकास की इस दौड़ में। लेकिन अब जिस तरह से योगी सरकार आगे कदम बढ़ा रही है, तेज़ी से विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, चाहे 6 नए एक्सप्रेसवेज की बात करें, 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में आए हैं। और इन सब का फ़ायदा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और उन्नति में मिलने वाला है। यूपी इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश यूपी की ग्रोथ स्टोरी में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दिखाता है। इसका फायदा प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है।
दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। इसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड FDI आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने प्रदेश में 70,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। Investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission, green energy, water, agri-logistics, and our data center business. We are also investing rupees 24,000 crores on road and transport infrastructure and rupees 35,000 crores on multimodal logistics as well as defense sectors. It is a proud moment to share that we are setting up South Asia's largest ammunition complex at Kanpur. This is the largest private sector investment in UP defense corridor. We feel very enthused by this new face of Uttar Pradesh. It is no longer a state that is content being a lagging follower in the nation's economic journey. Rather, it is a keen leader of India's evolution to a $5 trillion economy. When it comes to ease of doing business or building new age infrastructure, UP is setting an example for other states to follow. At the end of the day, ease of doing business is about an experience, and our experience with the administration has been truly wonderful. I personally look forward to this continued support as we continue to accelerate our investments in Uttar Pradesh across businesses. Our cement business, for example, is investing 5,000 crores in cement grinding capacities in Shahjahanpur and near Lucknow. Several of our other businesses, namely carbon black, aluminium, and financial services, have large investments in the pipeline to be made in the next 3 years. हम यूपी में अगले 5 साल हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर आज इस मंच पर पूरे दावे से कह सकता हूं कि यूपी की वर्तमान सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है।
और बात करेंगे शेयर बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में मुनाफा वसूली रही। निफ्टी 44 अंक गिरकर 16,584 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 49 अंक गिरकर 55,769 पर बंद हुआ। ऑटो, मेटल, रियल एस्टेट शेयरों पर भी दबाव दिखाई दिया। दिन भर की बाजार की हलचल बताने के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी मानसी दवे के पास। बिल्कुल, पूरे हफ्ते को अगर देखेंगे तो बाजार एक रेंज में ही कामकाज करता दिखा। हर रोज हमने काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स भी देखे। कुछ तमाम सेशंस ऐसे थे जहां पर बाजार ने परफॉर्म करने की कोशिश भी की, लेकिन बावजूद इसके अगर पूरे हफ्ते का सार समझने की कोशिश करें तो काफी ज्यादा कमजोरी के साथ ही पूरे हफ्ते भर में ट्रेड्स बाजार में नजर आए। अब आने वाला हफ्ता भी क्रेडिट पॉलिसी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी हद तक देखना होगा कि किस तरह के वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आते हैं। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले हफ्ते के लिए भी काफी हद तक कंसर्न्स जो है वो बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, तो सोच समझ कर ही ट्रेड्स लेने होंगे। लेकिन चलिए इस पूरे हफ्ते को समझने की अगर कोशिश करें, पूरे हफ्ते में कई सारे सेक्टर्स रहे जिन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की और कई सारे सेक्टर्स रहे जिसमें कमजोरी के साथ ट्रेड्स नजर आए। रिफाइनिंग स्पेस की अगर बात करें, इस पूरे हफ्ते की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि किस तरह से रिफाइनिंग मार्जिन्स में जो बढ़ोतरी उसका इंपैक्ट चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स पे नजर आ रहा है। और हमने पूरे हफ्ते में ये स्टॉक्स थे जिनमें अच्छी खासी तेजी के बीच ट्रेड्स देखे। इस बीच स्टील, मेटल्स कुछ हद तक पूरे हफ्ते में कमजोरी दिखा रहे थे। यहाँ पर हमने देखा लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ रहा। वहीं सीमेंट स्पेस की अगर बात करें, पूरे हफ्ते में एक रेंज में कामकाज करने के बाद आज के सत्र में अगर देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट की जो खबर आती हुई दिखी, केपेक्स को लेकर इन्होंने कैपेसिटी एडिशन के प्लान्स जो बनाए उसके ठीक बाद कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए पूरे सीमेंट स्पेस पे दिखे और सारी की सारी सीमेंट कंपनियां जो है एक करते कमजोरी के साथ ट्रेड करती हुई दिखी, चाहे फिर अल्ट्राटेक हो, ग्रासिम हो। यहाँ पर हमने लाल निशान के साथ एसीसी, अंबुजा सीमेंट हर स्टॉक में ट्रेड देखे। इसके अलावा रिलायंस इस पूरे हफ्ते में सेक्टर की अगर बात करें या फिर अगर बाजार की ही बात करें, पूरे हफ्ते रिलायंस बाजार को संभालता हुआ दिखा, काफी हद तक सपोर्ट्स बिल्ट होते हुए दिखे। और आज कमजोर बाजार था, उसमें भी रिलायंस का स्टॉक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। आईटी स्पेस की अगर बात करें, अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स देखे आज के सत्र में भी। इन्फोसिस जैसे स्टॉक, साथ ही मिड कैप आईटी जैसी कंपनियां थी जो लगातार फोकस में नजर आई। और बैंकिंग स्पेस थी जो कि पूरे हफ्ते बाजार को तेजी प्रदान करने का काम कर रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक ऑफ कोर्स आज के सत्र में परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन इसके अलावा कोटक बैंक कह लीजिए, एचडीएफसी बैंक कह लीजिए, हर स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड नजर आए। निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ट्रेड आते हुए दिखे। मिड कैप स्पेस में इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इमामी, ट्रेंड, कैस्ट्रॉल, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो कि तेजी दिखा रहे थे। और सेक्टर को अगर समझे, ये पूरा हफ्ता आईटी के लिए रहा, आईटी के नाम रहा और आज के सत्र में भी आईटी स्पेस ने परफॉर्म कर दिखाया। इसके अलावा सरकारी बैंक क्षेत्र, एफएमसीजी, फार्मा, हर तरफ बिकवाली हावी होती हुई दिखी। तो हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ हमने देखी, बीच में बाजार ने संभलने की कोशिश की, लेकिन आज की क्लोजिंग भी अगर देखें कमजोरी के साथ ही बाजार बंद होते हुए नजर आए।